हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। आज का जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पॉलिसीज ड्यूरिंग ब्रिटिश ईरा का पार्ट 3। इसके पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और इन दोनों को पढ़ने के लिए लगभग मैंने आपको 1.5 वीक का यानी कि लगभग 10 से 11 दिन का टाइम दिया था ताकि आप इन दोनों वीडियोस को अच्छे से पढ़ लो। अब बच्चे कहते हैं कि सर एक सीरीज जो आप शुरू करते हैं उसको साथ के साथ कंप्लीट कर दो। ऐसा नहीं होता भाई। आपने जो पहले जो 2 वीडियो पढ़ी उसको समझने के लिए, सीखने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। इसलिए मैं कोई सीरीज शुरू करने के बाद बीच में ब्रेक देता हूं ताकि आप उस पूरी सीरीज को अपने हिसाब से समराइज कर सको, लर्न कर सको। तो ये आज तीसरा वीडियो है ब्रिटिश पॉलिसी ड्यूरिंग एजुकेशन ब्रिटिश ईरा का। ओके, इस वीडियो के बाद आप ये मान लीजिए कि एजुकेशन पॉलिसीज का हमारा लगभग 60% जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर आपका इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। क्लियर? ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ अपने पेड मेंबर्स के लिए लेके आने वाला हूं, जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के पेड मेंबर्स हैं उनके लिए। तो जिसने अभी तक एजुकेशन पॉलिसीज का पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 2 नहीं देखा, ठीक है, वो डायरेक्ट पार्ट 3 देखेगा तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना जरूरी है। दूसरी बात, बच्चे कहते हैं कि सर पीडीएफ देखो भाई, पहली एजुकेशन वीडियो जो थी उसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर चुका हूं, ठीक है, लेकिन सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ वीडियो आएगी ये तीनों आपस में रिलेट करती हैं, इसलिए इन तीनों का कंबाइंड पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो खत्म होता ही प्लीज पीडीएफ मत मांगना, ठीक है। जब मुझे ठीक लगेगा कि अब मैंने कंबाइंड पीडीएफ देना है मैं तभी दूंगा। चलिए जी शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में किस तरीके से आया, लॉर्ड मैक्लॉयज माइन्यूट पॉलिसी पढ़ी हमने, एंग्लो, ठीक है, ओरिएंटलिस्ट के बीच का झगड़ा पढ़ा, ठीक है, वुड्स डिस्पैच पॉलिसी पढ़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, उसको डिटेल में पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं हटोग कमेटी ऑन एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया 1929। हटोग कमेटी, हर एक कमेटी का ईयर तो आपको याद रखना है, मैंने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। हटोग कमेटी क्या कहती है एजुकेशन के दौरान? सर फिलिप जोसेफ हटोग कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू सर्वे ऑन द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, हटोग कमेटी का मुख्य मकसद क्या था? यह भारत के अंदर एजुकेशन की ग्रोथ कितनी हुई है, इससे पहले भारत के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कितनी सारी पॉलिसीज बनाई कि भाई उनका कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, उन सारी चीजों के ऊपर सर्वे करने के लिए यह कमेटी बनाई गई थी कि भारत में शिक्षा का प्रसार कितना हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है। इसके लिए सर फिलिप जोसेफ हटोग के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई जिसे हटोग कमेटी कहा गया। हटोग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1929 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेश करी। ठीक है, अब हटोग कमेटी क्या कहती है? हटोग कमेटी जो कि 1929 के अंदर बनी थी, कहती है कि हमें अपना पूरा ध्यान जो है, अटेंशन जो है, मास एजुकेशन की तरफ करनी चाहिए। यहां पर मास एजुकेशन का मतलब है कि भाई पहले प्राइमरी एजुकेशन को सुधारो, पहले प्राइमरी एजुकेशन को सुधारो। ठीक है, तो भाई इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या बना? हटोग कमेटी के मुखिया कौन थे? सर फिलिप जोसेफ हटोग। हटोग कमेटी का मुख्य काम क्या था? भारत के अंदर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन का सर्वे करना। 1929 के ऊपर बनी। हटोग कमेटी ने मुख्यतः एम्फेसाइज, जोर किस पे दिया? अटेंशन ऑफ मास एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए कहा। इन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षा के ऊपर जोर दीजिए रेदर देन सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यानी कि सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे जोर देना है लेकिन पहले जोर देना है मास एजुकेशन के ऊपर। और मास एजुकेशन के ऊपर जोर कैसे दिया जाएगा? जब आप किसके ऊपर जोर देंगे? प्राइमरी एजुकेशन। यहां पर मास एजुकेशन का मतलब है ज्यादा लोगों को शिक्षा देना। नेक्स्ट, द हटोग कमेटी हाईलाइट द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन इन इंडियन एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हटोग कमेटी ने जब सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भारत में अभी तक प्राइमरी लेवल के ऊपर जितना भी मनी स्पेंड किया गया है वो सब क्या हुआ? अभी तक वेस्ट हुआ है, जीरो, कोई फायदा नहीं हुआ। हटोग कमेटी ने क्या कहा कि प्राइमरी लेवल के ऊपर एजुकेशन पे जितना मनी स्पेंड किया गया है
जितने एफर्ट लगाए गए हैं दे ऑल आर वेस्टेड। पूरी स्लाइड से 3 क्वेश्चन बनेंगे। हटॉग कमेटी का ईयर, हटॉग कमेटी का ईयर है 1929। हटॉग कमेटी के मुखिया कौन थे? सर फिलिप जोसेफ हटॉग। क्लियर। इस कमेटी का मुख्य काम क्या था? भारत के अंदर ग्रोथ ऑफ एजुकेशन का सर्वे करना। इसने मुख्य एम्फेसाइज, जोर किस पे दिया? मास एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या कहती है? इट मेंशन्ड दैट द ग्रेट वेस्ट ऑफ मनी एंड एफर्ट विच रिजल्टेड बिकॉज ऑफ द पीपल्स लिविंग देयर स्कूल्स बिफोर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन। इन्होंने कहा कि भाई जो ब्रिटेन सरकार है वो प्राइमरी लेवल के ऊपर इतने एफर्ट कर रही है, इतने मेहनत कर रही है, इतना पैसा लगा रही है। हालांकि ये इतना ज्यादा सच नहीं था, लेकिन हाँ कुछ एफर्ट किए थे, अगर आपने वीडियो देखी हो पहली दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सब एफर्ट, सब कुछ वेस्ट है। वेस्ट क्यों है? क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो स्कूल को छोड़ रहे हैं एक नेचुरल स्टेज कंप्लीट करने से पहले। नेचुरल स्टेज कंप्लीट करने से पहले का मतलब भी सरकार सोच रही है कि हम लोग पैसा लगाएंगे 5वीं क्लास तक के बच्चों पे, लेकिन बच्चा तो 4थी क्लास में स्कूल छोड़ रहा है, तो 5वीं क्लास में लगाया हुआ पैसा क्या हो गया? वेस्ट। उसको बोलते हैं स्कूल बिफोर कंप्लीशन पर्टिकुलर स्टेज ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स, चाहे वो बॉयज है चाहे वो गर्ल्स है, who were in class 1 in 1922-23, only 18s were reading in class in 1925-1926। इन्होंने कहा जी चलो 100 लोगों का सर्वे ले लेते हैं, मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है, और वो 1922-23 में क्लास 1 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्लास 4th की तो कौन सा ईयर आ जाएगा? 1925, 1926। ठीक है, कि अगर कोई बच्चे, टोटल 100 बच्चे क्लास 1 में पढ़ रहे हैं 1922 1923 में, तो क्लास 4th तक जाते जाते 1925 और 1926 में सिर्फ कितने बचेंगे? 18। आप लोग पैसे और एफर्ट वेस्ट कर रहे हो। तो पहले काम करो प्राइमरी एजुकेशन पे। जो बच्चा स्कूल से गायब हो रहा है उसे स्कूल से गायब होने से रोको। ठीक है, सो इट सजेस्टेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट मेजर टू इंप्रूवमेंट ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया है जिसकी वजह से प्राइमरी एजुकेशन सड़ चुका है, उसको इंप्रूव करने के लिए आपको आगे लिखे हुए स्टेप उठाने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? एडॉप्शन ऑफ द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन इन प्लेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्कूल्स। इसका मतलब क्या है कि आप एक इधर स्कूल खोल दिया, एक इधर खोल दिया, एक इधर स्कूल खोल दिया, एक इधर खोल दिया। आप क्या करो, जो छोटे छोटे स्कूल है ना, इनको इकट्ठा करके एक बड़ा स्कूल बना दो। पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्कूल। बहुत सारे स्कूल्स बनाने की बजाय एक इकट्ठा स्कूल बनाएं। ठीक है जी, इससे सरकार का एफर्ट बचेगा, पैसा बचेगा। नेक्स्ट, अगला, फिक्सेशन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स टू द 4 इयर्स। कि जो बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में, ठीक है, हिस्सेदारी ले रहा है, एडमिशन ले रहा है, फिक्स कर दो कि उसका जो कोर्स होगा वो अनकंप्लीट माना जाएगा अगर वो 4 साल से पहले स्कूल छोड़ता है, ताकि वो स्कूल छोड़ ही ना पाए। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी, ट्रेनिंग, स्टेटस, पे, सर्विस कंडीशंस ऑफ द टीचर। देखो, बच्चे ने बाद में आना है, पहले स्कूल में टीचर्स ने आना है। कहते जी अगर स्कूल के टीचर की क्वालिटी होगी, उसकी बढ़िया ट्रेनिंग होगी, उसे एक अच्छा रुतबा दिया जाएगा, पे दी जाएगी, सर्विस दी जाएगी, तभी स्कूल के अंदर बच्चा खुश रह पाएगा। ये इनका अगला पॉइंट था। नेक्स्ट मेथड में इन्होंने क्या कहा? कहते जी रिलेटिंग द कैरिकुलम एंड द मेथड्स ऑफ द टीचिंग टू द कंडीशन ऑफ द विलेजेस इन विच चिल्ड्रन लिव एंड रीड। इन्होंने क्या कहा कि आप जो शिक्षा का मीडियम लेके आना चाहते हो, शिक्षा का तरीका लेके आना चाहते हो, वो कुछ इस तरीके के लेके आओ ताकि जो विलेजेस में रहने वाला बच्चा है, जिस तरीके से वो पढ़ता है और सोचता है, उस तरीके से उसको समझाया जा सके। मतलब एक विलेज की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए आपको अपना क्राइटेरिया तैयार करना चाहिए। ये इनका अगला पॉइंट था। ठीक है, तो इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या बनेंगे? पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन सबसे पहले किस कमेटी ने दी? ये दी हटॉग कमेटी ने। क्लियर हो गया? उसके बाद क्या होगा? प्राइमरी एजुकेशन का 4 साल का फिक्सेशन किसने किया? हटॉग कमेटी ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला इन्होंने क्या कहा? एडजस्टमेंट ऑफ स्कूल्स आवर्स एंड हॉलीडेज टू द सीजनल एंड लोकल रिक्वायरमेंट। कि स्कूल में
कितने घंटे बच्चा रहेगा, स्कूल में कौन कौन सी छुट्टियां होंगी, उसे एडजस्ट करो कि आप अपने अकॉर्डिंग ना लो कि भाई ब्रिटेन में ऐसे होता है। उसे जो लोकल लोग हैं, विलेजेस हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग सीजनल छुट्टियां दो या फिर उनके अकॉर्डिंग जो लोकल हॉलीडेज हैं वो दो। यानी कि स्कूल के अंदर कितने घंटे काम होगा ये आपको तय करना पड़ेगा भारत की लोकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है कि भाई इतने से इतने घंटे स्कूल में काम होगा, उसके बाद बच्चे काम पे जा सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्पेक्शन स्टाफ, सुपर इंपॉर्टेंट। इंस्पेक्शन स्टाफ क्या होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऐसे सरकारी बंदे भर्ती करो जो अलग अलग स्कूलों में जाकर इंस्पेक्शन कर सके, जांच पड़ताल कर सके। ठीक है, सरल भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई स्कूल में आज फ्लाइंग आई थी, ठीक है, कि भाई देखने के लिए कि टीचर सही काम कर रहे हैं या नहीं हुए, उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन स्टाफ। अगर पूरा समझ में नहीं आया तो ये 3 पॉइंट चट कर जाओ बस। रिकमेंडेशन ऑफ हटोक कमेटी, पहली 6 स्लाइड्स को इकट्ठा करके 3 पॉइंट बनाए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, लेड एम्फेसाइज ऑन प्राइमरी एजुकेशन, की हटोक कमेटी ने प्राइमरी एजुकेशन पे पूरा जोर दिया। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाज गिवन प्रायोरिटी ओवर द नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, कि ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस खोलने से पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दो। एडमिशंस वर हाईली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, एडमिशंस वर हाईली रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि जो बच्चे आ रहे हैं उनकी एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे स्कूलों में लेके आने चाहिए। नेक्स्ट, अगला आ गया हमारे पास टोक कमेटी के बाद वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। देखिए जी, अगर ये टॉपिक आपके पेपर में एजुकेशन पॉलिसी ढंग से कोई एग्जामिनर डाल रहा है तो वार्दा जरूर आएगा, क्योंकि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वार्दा जो है एक जगह है महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, महात्मा गांधी एक न्यूज़पेपर लिखा करते थे। अगर आपको पता हो, मैंने स्टैटिक जीके का पार्ट 2 है, स्टैटिक जीके ऑफ इंडिया का पार्ट 2 कवर किया है। स्टैटिक जीके में मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है ब्रिटिश ईरा, यानी कि ब्रिटानिया सरकार के युग के दौरान भारत में कौन कौन से न्यूज़पेपर चला करते थे। ठीक है, उसे देख लेना तो ये ज्यादा समझ में आएगा। वार्दा क्या है, महाराष्ट्र में एक जगह है। ठीक है, उस समय महात्मा गांधी एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे, वीकली न्यूज़पेपर। वीकली मतलब जो सिर्फ सप्ताह के एंड में छपता था। न्यूज़पेपर का नाम था हरिजन, हरिजन न्यूज़पेपर। उस न्यूज़पेपर के अंदर महात्मा गांधी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा करते थे। ठीक है, उन आर्टिकल्स के ऊपर बेस्ड था वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ज्यादा डिटेल के लिए अब देखते हैं। द वार्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन वॉज द आउटकम ऑफ साउंड थिंकिंग ऑफ गांधी जी, हु इनिशिएटेड एंड स्ट्रेंथन्ड सेवरल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स फॉर द इकोनॉमिक, एजुकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। इन्होंने कहा कि जो वार्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 है वो गांधी जी की साउंड मतलब एक अच्छी सोच का नतीजा था, जिसमें यह कहा गया था सेवरल प्रोग्राम्स के बारे में बात करी गई, सेवरल स्टेप्स के बारे में बात करी गई, जिसमें आर्थिक, शिक्षा, सामाजिक विकास, इन चीजों के ऊपर बात करी जाती थी। ही कंसीडर्ड एजुकेशन एज अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। ही का मतलब है गांधी जी। गांधी जी का मानना था कि जो एजुकेशन है किसी देश के राष्ट्र निर्माण का सबसे मेन औजार है, टूल है, यह उनका मानना था। वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 विच इज आल्सो नोन एज नई तालीम, बुनियादी तालीम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 को नई तालीम या बुनियादी तालीम यानी कि प्राइमरी एजुकेशन भी कहा जाता था। अब क्या कहते हैं जी, ये आई कैसे? द ओरिजिन ऑफ गांधी जीज वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937 कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द ईयर 1937 व्हेन महात्मा गांधी टॉक्ड अबाउट दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन इन हिज वीकली न्यूज़पेपर हरिजन। कि भाई गांधी वार्दा स्कीम ऑफ एजुकेशन का जो जिक्र है कब आया? जैसे कि गांधी जी 1937 में अपने वीकली न्यूज़पेपर, फिर से बोल रहे हूं स्टैटिक जीके की सेकंड वीडियो है, ठीक है, ऑल द न्यूज़पेपर रिलेटेड टू द ब्रिटिश ईरा, उसको देख लो। ठीक है,
तो गांधी जी का एक वीकली न्यूज़पेपर था हरिजन, उसमें ये सीरीज लिखते थे कि भाई सोशल डेवलपमेंट ऐसे हो, आर्थिक डेवलपमेंट ऐसे हो, एजुकेशन का महत्व ये है, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। ठीक है, बाय द एजुकेशन ही मीन्ड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। इस न्यूज़पेपर में महात्मा गांधी जी लिखा करते थे कि शिक्षा का मतलब क्या है, एक बंदे का, एक बच्चे का चौपक्षी विकास, ओदा शारीरिक विकास भी होवे, ओदा दिमागिक विकास भी होवे, ओदा आध्यात्मिक विकास भी होवे, फिजिकल एजुकेशन भी हो, ठीक है, माइंड एजुकेशन भी हो, स्पिरिचुअल एजुकेशन भी हो। इसके लिए ही प्रपोज्ड ए सिस्टम ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। ही प्रपोज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन। सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसा शिक्षा का ढांचा तैयार कर दो, उसके अंदर बच्चे को रख दो जो बच्चे को कुदरती ऑटोमेटिकली सपोर्ट करता रहे उसकी बनतर के लिए। किस बनतर के लिए? शारीरिक, दिमागिक और आध्यात्मिक। ठीक है, अब भाई देखो, वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन गांधी जी के हरिजन न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन यह स्कीम गांधी जी ने नहीं दी। देयर वॉज ए पर्सन कॉल्ड जाकिर हुसैन। वारदा में, जो कि महाराष्ट्र में है, एक बार एक मीटिंग होती है। एक तरीके से हम लोग जैसे किसी टॉपिक के ऊपर सर्वे करवाने के लिए कमेटी बनाते हैं, उस कमेटी के मुखिया थे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कमेटी ने वारदा स्कीम दी थी, वारदा स्कीम दी थी जो कि गांधी जी के हरिजन न्यूज़पेपर के ऊपर डिपेंड थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वारदा स्कीम के मुखिया कौन थे? जाकिर हुसैन, डिपेंड अपॉन द हरिजन न्यूज़पेपर रिटन बाय द गांधी जी। मेन प्रिंसिपल क्या था वारदा स्कीम का जो जाकिर हुसैन कमेटी ने दिया? लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, करके सीखना। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी का मतलब क्या है? कर कर सीखना, इन सेकुलर अप्रोच। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट 7 ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल के, ठीक है, यहां पर एक स्कूल के पहले 7 साल थ्रू द मदर टंग, यानी कि अगर एक बच्चा स्कूल में एडमिशन ले रहा है तो पहले 7 साल उसको शिक्षा दी जाए मदर टंग, ओदी मातृभाषा दे विच, ते इंग्लिश जो है आफ्टर द 8th, 8वें साल से उसके शिक्षा में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, अगला पॉइंट क्या दिया? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वाज टू बी गिवन फॉर 8 years फ्रॉम 6 to 14 ईयर। राइट टू एजुकेशन पढ़ाया था मैंने चाइल्ड राइट्स में, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है, आर्टिकल 21A। ओके, तो ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को सबसे पहले किस स्कीम के अंदर बात करी गई थी? वारदा स्कीम के अंदर। तो इन्होंने कहा कि भाई 8 साल के लिए, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाए। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज टू बी गिवन इन 2 स्टेजेस। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो शिक्षा है उसे 2 स्टेजेस में देना चाहिए। पहले द जूनियर स्टेज जो पहले 5 साल कवर करेगी, सीनियर स्टेज फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। ओके, नेक्स्ट, आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, सुपर इंपॉर्टेंट। पहली बार नागरिकता क्या हो इसके ऊपर दर्जा दिया गया था। आइडिया ऑफ सिटीजनशिप का मतलब क्या है कि वारदा स्कीम कहती है कि भाई शिक्षा देने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम देश में किस तरीके के नागरिक चाहते हैं, फ्यूचर सिटीजन क्या है हमारे देश के। ठीक है, उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, डिग्निटी, आत्मसम्मान होना चाहिए, हर एक चीज में एफिशिएंसी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव कम्युनिटी ऐसे अलग अलग धर्म, जात, रंग के लोग जो एक दूसरे के साथ मिलकर रह सके। इन्होंने कहा था कि इस तरीके की शिक्षा होनी चाहिए, द आइडिया ऑफ सिटीजनशिप। लेकिन गांधी जी की इतनी मेहनत, जाकिर हुसैन की इतनी मेहनत, सारी मेहनत गई पानी में। क्यों गई? 1939 के अंदर, ठीक है, अब ये वारदा स्कीम जो थी कब आई थी? 1937 में। ठीक है, 1930 ये स्कीम कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई। क्यों नहीं हुई? 1939 में जितने भी हमारे कांग्रेस मिनिस्टर थे, ठीक है, सत्ता के अंदर, सबने क्या दे दिया? रेजिग्नेशन दे दिया, खत्म बात। आपको पता होना चाहिए देयर वाज ए पॉलिटिकल पार्टी बिफोर द इंडिपेंडेंस, दैट इज INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था और सबसे पुराना भी।
1885 में बना था बाय द A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेनन ह्यूम के द्वारा। ठीक है, तो आईएनसी का आजादी में एक बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आईएनसी भारत की लगभग 70% मास जनता को रिप्रेजेंट करती थी। इसमें मैं कोई रिलीजन या कास्ट नहीं कह रहा, ओवरऑल 70% जनता को आईएनसी रिप्रेजेंट करती थी। आईएनसी के मंत्रियों ने 1939 में चलती सरकार से इस्तीफा दे दिया कि हमें नहीं चाहिए ब्रिटेन में किसी भी तरीके का, ब्रिटेन सरकार में किसी भी तरीके का कोई पोस्ट। अब क्वेश्चन उठता है कि सर चलते चलते अचानक इनको क्या हो गया, क्यों आईएनसी के मिनिस्टरों ने 1939 के अंदर रेजिग्नेशन दिया था। ठीक है, अगर आपने यूनाइटेड नेशन का वीडियो 1 देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 से लेकर 1945 तक। उस समय इंडिया का वाइसरॉय, अब भाई वाइसरॉय क्या होता है इतना समझ लो फिलहाल के लिए, एक ऐसा अंग्रेजी अधिकारी जो भारत में सबसे बड़ी पोस्ट पे बैठा है, दैट इज कॉल्ड वाइसरॉय। ठीक है, ओके। उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड लिटिंगो, लॉर्ड लिंटिंगो, लॉर्ड लिंटिंगो। लॉर्ड लिंटिंगो ने क्या किया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहा है। इधर आईएनसी को खिंच चढ़ गई। आईएनसी कहती जी आपने ना हमसे परमिशन ली, ना आपने भारत के लोगों से परमिशन ली, तो आपका क्या हक बना कि आपने हमसे पूछे बिना हमारे देश को दूसरे विश्व युद्ध में जो है घुसेड़ दिया। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में आपने धकेल दिया। तो इस नाराजगी की वजह से आईएनसी ने अपनी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वार्धा स्कीम कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। ओके जी, क्लियर है। सॉरी, नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। आगे आया जी हमारे पास सारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। क्या कहता है जी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट सम स्टेप्स वर टेकन सच एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेजोल्यूशन 1913, सैडलर कमीशन ऑफ रिपोर्ट 1917, हटॉक कमेटी रिपोर्ट 1929। कहते हैं जी कि जब भारत के ऊपर ब्रिटेन का राज था बहुत सारे स्टेप उठाए गए, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप 1913, सैडलर कमीशन रिपोर्ट 1917, ये पार्ट 1 में पार्ट 2 में कंप्लीट किया है, हटॉक कमेटी 1929। दीज इनिशिएटिव प्रूव्ड इनइफेक्टिव, ये सारे इनिशिएटिव जो थे फ्रूटलेस थे, कोई फायदा नहीं निकला। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए जितने भी कदम उठाए गए सब खाली। ठीक है, इन 1937 वार्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द महात्मा गांधी, बट इट वाज नॉट इंप्लीमेंटेड ड्यू टू द रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर 1939। कहते जी 1937 में वार्धा स्कीम आई थी, काफी अच्छी थी, इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई, कांग्रेस मिनिस्टरों ने रिजाइन दे दिया। ठीक है, अब इसका सारगेट प्लान से क्या लेना देना है। दिस सिचुएशन ऑफ एजुकेशन वाज deteriorating in India and British government realized that it can no longer remain detached from the problems of education in India। कि इतना कुछ होने के बाद बरतानिया सरकार को जाकर कुछ रियलाइज हुआ कि भारत में शिक्षा का जो दर है वो डेटोरेटिंग यानी कि दर बदर गिरता जा रहा है। तो अब वो ज्यादा देर अपने आप को भारतीय एजुकेशन से दूर नहीं रख सकती, पल्ला नहीं झाड़ सकती कि ये हमारी एजुकेशन नहीं है, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। When the British became hopeful of its victory in the World War II, it gave attention to the education system in India। कहते हैं जी जब ब्रिटेन को इस बात का थोड़ी सी आशा हुई कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत रहे हैं, तब उन्होंने जाकर भारत में एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अटेंशन दी। ठीक है, द सारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन केम आफ्टर सर जॉन सारगेट वॉज गिवन द टास्क टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया इन 1944। इतना सब कुछ होने के बाद उन्होंने फाइनली सर जॉन सारगेट को टास्क दिया, एक पढ़ा लिखा बंदा था, ब्रिटिश अधिकारी था, कि भाई अब आपके पास कुछ समय है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट स्कीम बतानी है भारत के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, और ये स्कीम आई 1944 के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्कीम थी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में आई, सारगेट प्लान। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्या कहता है जी अब, फॉर्मेशन ऑफ ए कमेटी टू प्रिपेयर द सारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944।
ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट हैड सेट अप अ कमेटी विद 22 मेंबर। तो पहला क्वेश्चन, सारगेट कमेटी में कितने मेंबर थे? 22। टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑन एजुकेशन। द रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन 1944। सारगेट कमेटी में 22 मेंबर थे जिन्होंने 1944 में अपनी रिपोर्ट CABE यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को पेश करी। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कौन था? जो ब्रिटेन में बैठी हुई सरकार को भारत के अंदर एजुकेशन के लिए क्या क्या कदम उठाए उसके लिए रिकमेंडेशन करता था। तो सारगेट ने CABE को रिकमेंड किया, CABE आगे जाके ब्रिटेन सरकार को रिकमेंड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, द रिपोर्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय CABE। इस रिपोर्ट को सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जी, आप सही कह रहे हो। इट्स रिकमेंडेशन फॉर इट्स इंप्लीमेंटेशन। दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन केम टू बी नोन एज द सारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944। नेक्स्ट, सारगेट प्लान ऑफ एजुकेशन केम इन 1944 and it was the first attempt to develop a national system of education in India। डबल स्टार लगा लो। पहला स्टेप ब्रिटेन सरकार के द्वारा जिसमें पूरे देश की एजुकेशन को एक साथ इंप्रूव करने के लिए कदम उठाया गया। इस रिपोर्ट के अंदर इट हैड 12 चैप्टर, 12 चैप्टर थे विच कवर द एजुकेशन फ्रॉम प्री प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल। इस रिपोर्ट के अंदर यानी कि सारगेट कमेटी के अंदर प्लान के अंदर 12 चैप्टर थे जिसने प्राइमरी एजुकेशन से पहले प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक के सारे स्टेप को रिकॉग्नाइज किया कि कैसे होना चाहिए। अब क्या कहता है ये, नेक्स्ट चलते हैं। द मेन प्रपोजल ऑफ सारगेट रिपोर्ट 1944। सारगेट रिपोर्ट 1944 had given several recommendations with the ultimate aim make the standard of education in India equivalent to that of England in next 40 year। डबल स्टार ठोक लो, बस यही क्वेश्चन आएगा सारगेट के अंदर। क्या इसने पहले क्या कहा? पहली लाइन में बोल दिया कि हमारी जो दूरदृष्टि है, हमारी रिपोर्ट बनाने का जो प्रत्यक्ष है, उसमें क्लियर कट ये है कि अगले 40 साल में भारत में शिक्षा का जो स्टैंडर्ड हो इंग्लैंड की शिक्षा के बराबर हो। हमने ये मद्देनजर रखा है। ये सबसे पहला पॉइंट था कि हमने रिपोर्ट बनाते वक्त क्या दिमाग में रखा है कि भारत के अंदर एजुकेशन का स्टेटस, स्टैंडर्ड इंग्लैंड के स्टैंडर्ड के बराबर हो जाए, इंग्लैंड की स्टडी के बराबर हो जाए, एजुकेशन के बराबर हो जाए अगले 40 साल में। नेक्स्ट, पहला स्टेप क्या कहा? प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 3 and 6 years ऑफ एज। ठीक है, प्री प्राइमरी एजुकेशन शुरू करो। प्री प्राइमरी मतलब प्राइमरी से भी पहले वाली, जो बच्चे 3 से लेकर 6 साल तक के बीच में है। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? नेक्स्ट, यूनिवर्सल कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। ठीक है, कि भाई यूनिवर्सल का मतलब क्या है? सारे को, किसी एक शहर या एक कास्ट को नहीं, हर एक को लाजमी और मुफ्त शिक्षा दी जाए 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, जो वारदा स्कीम में कही गई थी। और इसे 2 हिस्सों में बांटा जाए। नंबर 1 जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक स्टेजेस के अंदर। हाई स्कूल एजुकेशन फॉर 6 year ड्यूरेशन फॉर द सिलेक्टेड चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 11 to 17। ठीक है, पहले तो इन्होंने क्या कहा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और लाजमी शिक्षा दी जाए, यूनिवर्सल मतलब पूरे भारत के अंदर। अगर कोई हाई स्कूल एजुकेशन यानी कि हायर स्कूल एजुकेशन चाहता है तो 6 years का ड्यूरेशन होगा। 6 year का ड्यूरेशन होगा हायर स्कूल एजुकेशन के लिए, सिर्फ सिलेक्टेड चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं, जिनकी एज 11 से कहां तक है? 17 साल तक। ठीक है, ए यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 year आफ्टर द हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट। जिन्होंने हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, उसके बाद 3 साल का यूनिवर्सिटी कोर्स होगा, वो भी सिलेक्टेड बच्चों के लिए। ठीक है, पहले 6 से 14 सबको दो, मुफ्त में दो, लाजमी दो। 11 से 17 तक कुछ बच्चों को सिलेक्ट करो जो हायर स्कूल एजुकेशन में जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद हायर सेकेंडरी के बाद 3 साल का यूनिवर्सिटी कोर्स दो, फिर सिलेक्टेड बच्चों के लिए जो हायर सेकेंडरी से भी ऊपर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, टेक्निकल, कमर्शियल एंड आर्ट एजुकेशन फॉर द फुल टाइम एंड पार्ट टाइम स्टूडेंट्स। टेक्निकल शिक्षा दो, कमर्शियल शिक्षा दो, आर्ट में एजुकेशन दो, चाहे कोई बच्चा फुल टाइम जाना चाहता है, चाहे कोई बच्चा पार्ट टाइम जाना चाहता है।
इन्होंने बात करी थी अडल्ट एजुकेशन की कि भाई भारत में जो बच्चे अडल्ट हो चुके हैं उन्हें भी एजुकेट करो। हमारे भी तो यहां अडल्ट एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। डेवलपमेंट, और क्या बात करी, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, लोगों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाओ, ठीक है। और पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम अगले 3 सालों के अंदर पूरे भारत में डेवलप होना चाहिए, ठीक है। एडल्ट एजुकेशन का मतलब क्या है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝ में आए, ठीक है। सरकारी लाइब्रेरीज बनाओ, अगले 3 साल ਦੇ ਵਿੱਚ लगभग भारत के हर एक हिस्से ਦੇ ਵਿੱਚ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम ओपन करो, ठीक है। प्रोविजन रखो, यानी कि एक योजना बनाओ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ टीचर्स ਨੂੰ प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाऊगी, ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ रिक्वायरमेंट ਕੀ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ इंप्लीमेंट करो ਤੇ इस स्कीम ਨੂੰ कंटिन्यू रखना है। ऐदा नहीं भी एक बार टीचर्स ਨੂੰ ट्रेनिंग देती ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, इस स्कीम ਨੂੰ कंटिन्यू रखो। पिछली वीडियोस ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ टीचर ट्रेनिंग ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ठीक है। इस तो इलावा कंपलसरी होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल इंस्पेक्शन फॉलोड बाय द आफ्टर ट्रीटमेंट प्रोविजन ऑफ मिल्क एंड मिड डे मील्स फॉर द अंडर नोरिश्ड चिल्ड्रन, डबल स्टार। इन्होंने क्या कहा कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे की हैं फ्री और कंपलसरी। अंडर नोरिश्ड का मतलब होता है जिनको पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहे, जिन बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, ठीक है, उनको शरीक शिक्षा दो, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। मिड डे मील आपको पता ही होगा, उनको स्कूल के अंदर मिल्क दिया जाए, मिड डे मील दी जाए यानी कि खाना दिया जाए ताकि जो अंडर नोरिश्ड चिल्ड्रन है उनका शारीरिक विकास हो सके, फिजिकल एजुकेशन हो सके। नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पहली बार शारीरिक तौर पर जो हैंडीकैप्ड बच्चे थे या मेंटल बच्चे थे, फिजिकली मेंटल बच्चे थे, उनको शिक्षा देने की बात करी गई। बट इट सीरियसली लैक्ड मेथडोलॉजी फॉर इंप्लीमेंट, इट वाज जस्ट ए लिप सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि पहले हुआ, कहते जी पॉइंट तो अच्छे थे पर लैक कर गया मैथडोलॉजी भी, इंप्लीमेंट किवें किया जाए सारी चीज़ां च, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ फेल हो गया। इट वॉज जस्ट ए लिप सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार कला मुंह हिला के चली गई, सरकार ने कुछ नहीं किया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ओके होगी बात क्लियर। नेक्स्ट, अब बात आ गई भाई एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन इंडिया। ब्रिटिश एजुकेशन तक का सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम अगली 1 या 2 वीडियो में देखेंगे एजुकेशन आफ्टर ब्रिटिश, ठीक है। लगभग हम लोग, आप मान लीजिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही लेके आऊंगा, विद इन 2 to 3 डेज, 2 डेज हम एजुकेशन पॉलिसीज को कंप्लीट कर देंगे। अब ये क्या कहता है, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया वॉज अपॉइंटमेंट ऑफ राधा कृष्ण कमीशन। सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि आजादी के तुरंत बाद सबसे पहला स्टेप भारतीय सरकार ने एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए जो किया, उन्होंने राधा कृष्ण कमीशन बनाया नवंबर 1948 के अंदर। तो पहला क्वेश्चन, पहला कमीशन जेड़ा आजादी तो बाद भारत सरकार ने खुद अपने दम ते बनाया एजुकेशन इंप्रूव करने वास्ते, राधा कृष्ण कमीशन। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ ये राधा कृष्ण कौन थे, क्यों इनके नाम पर कमीशन बना। राधा कृष्ण कमीशन नवंबर 1948, ठीक है। इस कमीशन को इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1948 to 1949 भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस कमीशन ने, राधा कृष्ण कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में रिप्रेजेंट करी थी। राधा कृष्ण कमीशन कब बना, 1948, रिपोर्ट दी गई 1949। इसको इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। क्या कहता है राधा कृष्ण कमीशन, इट रिकमेंड फॉर 12 years ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिफोर एंट्री इनटू यूनिवर्सिटी। कहता जी बच्चों को यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले 12 साल का कोर्स करवाओ जिसमें यह पता चले कि बच्चे का इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, ठीक है। 12 year ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन बिफोर द यूनिवर्सिटीज, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कॉलेज फॉर क्लास 9 to 12 और 11 to 12। इंटरमीडिएट कॉलेज का मतलब क्या है, यूनिवर्सिटीज तो पहला 9वीं तो लेके 12वीं तक के बच्चों वास्ते या 11वीं तो 12वीं तक के बच्चों वास्ते
स्कूल्स, बढ़िया स्कूल्स, इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाए जान। इस कमेटी ने 3 गल्लां दे उत्ते मेजर जोर दिता। एक, केंद्रीय शिक्षा, कि भाई शिक्षा को केंद्रीयकरण करो। लिबरल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन है उसे हटाओ। ऑक्यूपेशनल एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन का मतलब क्या होता है, किसी खास कित्ते से, किसी खास काम नाल जुड़ी हुई एजुकेशन दी जाए। 3 मेन एजुकेशन पे जोर दिया, सेंट्रल एजुकेशन, लिबरल एजुकेशन एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। The committee recommend for diverting the students after 10 to 12 years of pre-university education to the different vocational subject. Different vocational subject, जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, 12वीं के बाद बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई मेडिकल लेता है, कोई नॉन मेडिकल लेता है। तो इनका यही कहना था कि पहले 12 साल का कोर्स रखो, यूनिवर्सिटी में आने से पहले बच्चा डिसाइड कर सके कि वो अपना कौन सा वोकेशनल सब्जेक्ट लेना चाहता है। नेक्स्ट, टू अवॉइड प्रॉब्लम्स ऑफ ओवरक्राउडिंग, ठीक है, कि एकदम से बच्चे ज्यादा ना हो जाएं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ टीचिंग यूनिवर्सिटी वाज टू बी फिक्स्ड 3000 एंड एफिलेटेड कॉलेज वाज 1500। ओवरक्राउडिंग को रोकने के लिए एक यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 3000 बच्चे होने चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1500 बच्चे होने चाहिए। University libraries were intended to be improved with large annual grant and by introducing the open access system. इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरीज हैं उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करो, हर साल उन्हें एक मोटी ग्रांट दो, एक अच्छा खासा पैसा दो, विद ओपन एक्सेस सिस्टम। ओपन एक्सेस सिस्टम यानी कि कोई भी उसे पढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट, इट रिकमेंड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज and university education was to be placed in the concurrent list. सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इंप्रूव करो और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट में रखो। पॉलिटी का पीडीएफ दिया था ना मॉड्यूल, वो इसलिए दिया था वीडियो से पहले क्योंकि पॉलिटिक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री में भी घुसती है, इकोनॉमिक्स में भी घुसती है, ठीक है। सब बोलते हैं कि सर पॉलिटी क्यों, पहले पॉलिटी का मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये हर एक चीज में घुसती है। पॉलिटी में 3 लिस्ट होती हैं, संविधान के अंदर देयर आर 3 लिस्ट। वन इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या होती है, जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट को अधिकार है अपने रूल बनाने का, पावर का, जैसे कि रेलवे यूनियन लिस्ट का हिस्सा है, ठीक है, तो इसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट आदेश दे सकती है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारी चीजों का जिक्र है जिसमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल बना सकती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आपने देखा होगा पीआरटीसी चलती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर काम करते हैं, उसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। बीएड के एंट्रेंस में पूछा गया था कि जो एजुकेशन है वो किस लिस्ट का हिस्सा है, तो एजुकेशन हिस्सा है कॉन्करेंट लिस्ट का, कॉन्करेंट लिस्ट का, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में डाली गई थी किसके कहने पर, दैट इज योर राधा कृष्ण कमीशन के कहने पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, इट रिकमेंड्स फॉर सेटिंग अप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी के को बनाने की रिकमेंडेशन करी थी। यूजीसी बनाई थी भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। जो न्यूज़पेपर वाली वीडियो है ना उसमें डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है। यूजीसी का काम क्या होता है, यूनिवर्सिटीज के ऊपर नजर रखना कि कोई यूनिवर्सिटी गलत काम तो नहीं कर रही, फ्रॉड तो नहीं कर रही, बच्चों के भविष्य के साथ तो नहीं खेल रही। नेक्स्ट, इस कमीशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है प्रपोजल था वो था रूरल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज टू बी प्रमोट एजुकेशन इंडिया। भारत के अंदर रूरल यूनिवर्सिटीज बनाई जाए ताकि जो विलेज से जुड़े हुए स्टूडेंट है वो भी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़ सके, ठीक है। और जो रूरल यूनिवर्सिटीज हैं वो उनका जो मॉडल है वो 2 चीजों पे डिपेंड होना चाहिए। मॉडल क्या होता है, जैसे मैंने विलेज के अंदर यूनिवर्सिटीज बनानी है तो वो यूनिवर्सिटीज किसी ना किसी मॉडल पे आधारित होंगी। तो राधा कृष्ण कमीशन ने कहा कि वो या तो शांति निकेतन मॉडल पे आधारित हो या फिर जामिया मिलिया मॉडल के ऊपर आधारित हो। अब भाई शांति निकेतन क्या है, एक एग्जांपल देता हूं। देयर इज ए यूनिवर्सिटी कॉल्ड विश्व भारत यूनिवर्सिटी, विश्व भारत यूनिवर्सिटी, विश्व भारतीय यूनिवर्सिटी, वेस्ट बंगाल में जगह है शांति निकेतन।
मेड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर इटसेल्फ, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बनाई गई। ठीक है, ये आजादी से पहले बनी थी। जामिया मिलिया एक यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, आजादी से पहले बनी है ये। तो इन्होंने कहा कि जो विलेज यूनिवर्सिटीज है ना, या तो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी का जो मॉडल है, या फिर जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटीज का मॉडल है, उसके ऊपर बेस्ड करके बनाओ। नेक्स्ट, कोठारी एजुकेशन कमीशन, ट्रिपल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार। कोठारी एजुकेशन कमीशन 1964-1966। ठीक है, देयर वाज ए पर्सन हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूजीसी। उस समय के यूजीसी के चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। उन्हें रिकमेंड किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा कि आप एजुकेशन के ऊपर एक रिपोर्ट दीजिए। यूजीसी के चेयरमैन थे दौलत सिंह कोठारी, तो उसको बोलते हैं कोठारी एजुकेशन कमीशन, जो 1964 में बना था, रिपोर्ट दी थी 1966 में। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द इंडियन एजुकेशन कमीशन known as popularly known as Kothari Education Commission 1964-1966 was set up by the government of India on 14 July 1964 under the chairmanship of Dr. D.S. कोठारी, दिलीप दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में बनाया गया, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। The objective of Kothari Education Commission was to examine the different aspect of education system in India. कोठारी एजुकेशन कमीशन का मुख्य काम क्या था? भारत के अंदर शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग एस्पेक्ट, शिक्षा से जुड़ी अलग अलग चीजों का संरक्षण करना, उसके ऊपर एक तरीके से गोन थ्रू होना। और ये कमीशन क्यों इंपॉर्टेंट था? इस कमीशन के अंदर 17 मेंबर थे, ध्यान से समझना। 17 मेंबर में से 5 मेंबर फॉरेनर थे, जो कि कोई यूके से था, कोई यूएस से, कोई यूएसएसआर और कोई यूनेस्को से था। यूनेस्को मैं नहीं समझाने वाला, बहुत बार समझा दिया। ठीक है, द कमीशन सबमिटेड द रिपोर्ट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम ऑन 29 जून 1966। 64 में कोठारी एजुकेशन कमीशन बना। अगर क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द कोठारी एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड इन 1964। ठीक है, एंड दे सबमिट देयर रिपोर्ट इन 1966। अब कोठारी कमीशन ने 1966 में जो रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है, 1968 में एक पॉलिसी बनाई गई थी जिसे बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। उस नीतियों में जो कोठारी साहब ने रिकमेंडेशन करी थी, उनको सम्मिलित किया गया था। यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 थी, वो कोठारी कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जो रिपोर्ट थी, उस पर आधारित थी। तो क्वेश्चन आता है कोठारी एजुकेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पे जो एजुकेशन पॉलिसीज बनाई गई थी वो कौन सी थी? दैट इज नोन एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968। ठीक है, कोठारी कमीशन इसलिए यहां पर छोड़ रहा हूं, कोठारी कमीशन को पढ़ने के लिए खुद एक 20 मिनट की वीडियो चाहिए। अब कुछ बातें बहुत ध्यान से समझ लो, इसको अगले 2 या 3 दिन के अंदर एजुकेशन पॉलिसी में समाप्त कर दूंगा। पीडीएफ के लिए नहीं पूछना, पहली वीडियो का पीडीएफ दे दिया है, दूसरी वीडियो बन चुकी है, तीसरी आप ये देख रहे हो, अब एक चौथी वीडियो आएगी, तो दूसरी, तीसरी, चौथी का पीडीएफ में इकट्ठा शेयर करूंगा। एम आई क्लियर? ओके है, टिल देन थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी एट होम।